मुझे कि हम बराबर के शहरी हैं इस मुल्क में। 80 साल से ऊपर ज़्यादा मेरी उम्र है। मैं किस मुल्क में मरने जा रहा हूँ? यह मेरे ख्वाबों का मुल्क नहीं है, मेरी जवानी का मुल्क नहीं है, ये नेहरू का मुल्क नहीं है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। इस मुल्क को कहां से कहां ले जाकर छोड़ दिया है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। तुम किसी की जायदादें छीन लो, उसका हक छीन लो और ये कहो कि हम तय करेंगे, हमारी मस्जिदों कब्रिस्तान के फैसले अब ये करेंगे। पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजुकेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट वापस नहीं लिया। वो लोग ठीक हैं जो मस्जिदों के सामने जाके तलवारें चलाकर नवरात्रि मनाते हैं, वो ठीक है। एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान का नौजवान ये कहेगा कि मुझे रोटी दो, अब मुझे हिंदू मुसलमान से छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, पूर्व सांसद हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। अदीब साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अब ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बिल रुक सकता है। जेडीयू और टीडीपी ने लगभग साथ दे दिया है सरकार का, चर्चा चल रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या करेगा? आप लोगों के पास क्या चारा बचा है? अब देखिए, ऐसा है कि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मेरी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, जिसमें हिंदुस्तान भर के दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम भी पर्सनल लॉ बोर्ड के अंडर में लड़ रहे हैं, हम मेंबर हैं उसके पर्सनल लॉ बोर्ड के। लेकिन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सब लोग मिलकर, क्योंकि ये गलतफहमी निकल जानी चाहिए कि ये मौलवियों का मसला है, मौलवियों का मसला नहीं है, ये हर उस इंसाफ पसंद इंसान का है, उस सारे लोगों का है जो आइडिया ऑफ इंडिया को बिलीव करते हैं। तुम किसी की जायदादें छीन लो, उसका हक छीन लो और ये कहो कि हम तय करेंगे, हमारी मस्जिदों कब्रिस्तान के फैसले अब ये करेंगे। मैं अगर आपको 100 रुपये देता हूँ, क्या ये अख्तियार किसी और को है कि वो 100 रुपये छीन ले, ये कह के कि ये बहुत बड़ा नोट है? हमने अपने अल्लाह को दे दी, तुम छीन सकते हो हमसे? और तरह तरह की बातें बनाकर मकसद सिर्फ ये है कि इस कौम को उसको दिखा दें तुम्हारी औकात क्या है। अनफॉर्चुनेट ये है, वही बुनियाद है उनके इलेक्शन के जीतने की, और यही बुनियाद इलेक्शन जिताती है। तो उस मुल्क को आप क्या कहेंगे जहां एक ख़ास कम्युनिटी को दबाकर उस पर जुल्म ढाकर इलेक्शन जीता जाए और फिर हमसे कहा जाए कि फ़ख्र से कहो? हम फ़ख्र से नहीं कह सकते, हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। सर, माइनॉरिटी मिनिस्टर कह रहे हैं, किरण रिजिजू साहब अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम वक्फ में सुधार ला रहे हैं, गरीबों को अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारी कुरीतियां थी वक्फ बिल में, पारदर्शिता नहीं थी पुराने वक्फ बोर्ड में। पहला झूठ उसने बोला जब ये बिल पेश किया कि हमने मुसलमानों से बात कर ली। आपको पता लगा उसने किसी से बात नहीं की थी, हमारा मसला था। पार्लियामेंट्री कमेटी में जब गया तो किससे बात कराई गई? विश्व हिंदू परिषद से और आसार कदीमा यानी ASI से, ट्रांसपोर्ट वालों से, उन लोगों को बुलाया गया जो हमारे इंक्रोचर थे। आप समझ लीजिए कि वक्फ की जय कहा गया कि जिस ज़मीन पे हाथ रख दो वो आपकी है। एग्जाम्पल ये है, अगर किसी ने विल किया है, वक्फ के रिकॉर्ड में मौजूद है, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में मौजूद है, 50 सैकड़ों साल से वो वक्फ की ज़मीन है। हम कैसे किसी से कह देंगे कि ज़मीन हमारी है? हम वही ज़मीन तो क्लेम करेंगे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, वक्फ के रिकॉर्ड में है। मैं अपने गांव में, फॉर एग्जांपल, मेरे गांव में मेरे दादा ज़मींदार थे, उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, सामने एक मंदिर की जगह दी, दोनों कायम है वहाँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि मेरे दादा ने ये मस्जिद दी थी। मैं कहाँ से ला के दिखाऊँगा इनको? ये सर्वे करेंगे और नीचे उसके भगवान निकालेंगे। सर, ये आपने कहा कि ये काला दिन है मुसलमानों के लिए, नस्लें लड़ेंगी। अब सरकार की मेजॉरिटी है, जो सेकुलर दल, आप लोग गए भी जेडीयू के पास, टीडीपी के पास, चिराग पासवान के पास, जयंत चौधरी के पास, उन्होंने साथ नहीं दिया, तो ये लड़ाई कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, हम ये बात मानते हैं कि फासिस्ट हुकूमतों को बहुत मुश्किल से उतरते हैं, वो हटते नहीं हैं, बाहर फेंके जाते हैं। लीबिया में देख लीजिए, सीरिया में देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए,
यानी शुरू से हिटलर जब थे ये फेंके जाते हैं। एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान का नौजवान ये कहेगा कि मुझे रोटी दो, अब मुझे हिंदू मुसलमान से छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, उस वक्त ये फेंके जाएंगे। सर आखिरी सवाल, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इलियास साहब ने, आप भी कह रहे थे कि प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कें जाम करने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। बहुत चर्चा होती है कि अब शाहीन बाग जैसे आंदोलन होंगे, आप लोग फिर सड़कों पर बैठेंगे और प्रोटेस्ट होगा। ये कैसे संभव करेंगे, ये कैसे करेंगे आप लोग ये प्रोटेस्ट? स्वरूप क्या होगा आपके प्रदर्शन का? मैं इस बात से बहुत चौंकता हूँ जब शाहीन बाग कहा जाता है। मुझे बताइए, आज़ाद हिंदुस्तान में गांधीनियन मूवमेंट अगर कोई हुआ नॉन वायलेंस का, तो वो शाहीन बाग की वो खातून थी, वो औरतें थीं जिन्होंने बैठ के ख़त्म किया। उसको आप बुरा समझते हैं? आप अगर अपने खामोशी से बैठ के अपने एहतजाज करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? फिर क्या करेंगे? वो लोग ठीक हैं जो मस्जिदों के सामने जाके तलवारें चलाकर नवरात्रि मनाते हैं, वो ठीक है, उसको आप सही मान लेंगे? और एक औरतें घर में बैठ के, बाहर बैठ के अपना हक मांग रही हैं, तो शाहीन बाग क्या मतलब है शाहीन बाग का? हमको कहाँ इजाज़त है? अगर हम मस्जिद के बाहर, अभी योगी ने कहा कि सड़क पे चलना जो है वो तो सड़क पे चलने के लिए नमाज नहीं अलाउ होगी, मान लिया, लेकिन वो कांवड़ के लिए ज़मीन है, दूसरों के लिए है। हमसे कहते हो कि हम बराबर के शहरी हैं। प्रैक्टिकली बताइए आप मुझे कि हम बराबर के शहरी हैं इस मुल्क में? 80 साल से ऊपर ज़्यादा मेरी उम्र है। मैं किस मुल्क में मरने जा रहा हूँ? यह मेरे ख्वाबों का मुल्क नहीं है, मेरी जवानी का मुल्क नहीं है, ये नेहरू का मुल्क नहीं है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। इस मुल्क को कहां से कहां ले जाकर छोड़ दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया। अदीब साहब भावुक हो गए और आपने सुना उनको, कह रहे हैं कि ये बहुत सांप्रदायिक कानून है जो वो सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध करेंगे, आखिरी दम तक विरोध करेंगे, आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। और सरकार कहती है कि हम बराबरी के सिटीजन हैं, पर ऐसा नज़र नहीं आता है। आइए सुनिए कि और क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। संसद में चर्चा चल रही है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो अगर ये कानून बनता है तो सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो सड़कें जाम करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ कहा। एतराज इस दफा पर था कि अब से जेपीसी ने यह इजाफा कर दिया है कि कानूनी हकूक के मालिक किसी शख्स के कानूनी हकूक से इस अमल से मुतासिर नहीं होंगे। इन मिसालों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्फ तरमीमी बिल से जो निज़ाम जरम बरम हुआ है, उस पर मौजूदा वक्फ कवानीन की रोशनी में नजरसानी होनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा है और ज़्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार हैं, बल्कि जैसा कि हमने आपसे कहा कि जो उनकी अमेंडमेंट आए हैं, जो उन्होंने अप्रूव किए हैं, उससे ज़्यादा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है, और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए और उनको एक साइडलाइन करने के लिए ये कानून लाया गया है। जेपीसी ने इन उमूर से कोई सरोकार नहीं रखा। ज़्यादातर दफात और शराइत बिजनसी बरकरार है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब थी। बुनियादी उमूर की रोशनी में वक्फ कानून में की इस्लाह होनी चाहिए थी और हमारे मज़कूर बाला मारूदात में से किसी को भी पेश नज़र नहीं रखा गया जो उनको रखना चाहिए था। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पे ये बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है, और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक है दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के जो हवाले किया गया था, जो
जो जो एतराज़ात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करकर जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीज़ों को एड्रेस करे। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज़्यादा सख्त बनाकर लाए। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मींस गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर, हाँ ये, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल कभी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो और इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ कमेटी का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपलसरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान होते ही, वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है। वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के अलाइज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट वेर द अमेंडमेंट्स? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इतलाक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्राइब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा, उसको वक्फ बाय यूजर तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसी तरह से ये जो लिमिटेशन है, देखिए एक बात हम जब ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इट मींस व्हाई वी से दैट कि देखिए देश में जो हिंदू इंडाउमेंट्स हैं या जो सिख इंडाउमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहां तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है।
एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड द allies, at least allies will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we made it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी पीसफुल एजुटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से, तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है कि वो इस कंट्रोवर्शियल, communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill.